3 गरीब और 2 अमीर मेहंदी वाली बहू। लता की 5 बहुएं थीं, जिनका नाम मानवी, रचना, कावेरी, रूपाली और रुचि था। जहां लता की 3 बहू बेहद गरीब घराने से ताल्लुक रखती थीं, वहीं बची हुई 2 बहू रूपाली और रुचि बेहद रईस घर से थी। लता की अमीर बहू के हाथों में मेहंदी लगाने का हुनर कूट कूट कर भरा हुआ था, इसलिए वह बड़े बड़े शादी में मेहंदी लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया करती थी, जिसके बदले में उन्हें बड़ी कीमत मिलती थी। यही कारण था कि लता अक्सर अपनी 5 बहू में अमीरी गरीबी की दीवार गढ़ती रहती थी। माँ जी, मैं रूपाली शादी में जा रही हैं। आपको कल रात बताया था ना, आज हमें एक बहुत रॉयल घराने से मेहंदी लगाने का ऑर्डर आया है। अरे हाँ मेरी गुड़ी बहुओं, इतनी बड़ी बात मैं कैसे बिसार सकती हूँ। तुम दोनों आराम से जाओ। लता की दोनों बहुएं रुचि और रूपाली मेहंदी लगाने के लिए निकल पड़ती हैं। तभी रचना हाथों में चाय लिए लता के पास चलकर आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। लता चाय की पहली घूंट पीते ही बेचारी गरीब बहू पर बिगड़ पड़ती है। अरे ये चाय है कि चाशनी, सारा शक्कर मेरी चाय की प्याली में उड़ेल दिया है। अरे पता है ना चीनी का भाव 40 के पार पहुंच चुका है। तुम गरीब बहुओं का हाथ बह गया है। मेरी दोनों बहुएं कितने मेहनत से मेहंदी लगाकर पैसे कमाती हैं और तुम ऐसे नुकसान करती हो। इसकी भरपाई क्या तुम्हारा बाप करेगा? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज की। अरे मेरे माथे पर खड़ी क्या है, चल भाग यहाँ से। ये पहली दफा नहीं था जब लता का गरीब बहुओं के लिए रूखा बर्ताव रहा हो। वह रोजाना अपनी बहुओं को गरीबी का ताना देते हुए उनके मन को छलनी छलनी करती थी। रचना रोते हुए रसोई घर का रुख कर लेती है। तभी कावेरी कहती है, अरे क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या कहूँ जीजी, बस वही माँ जी के रोज के ताने बाने, उनकी तो पुरानी आदत हो चली है। जब तक हम बहुओं की गरीबी की हंसी न उड़ा ले, उनके पेट का पानी नहीं पचता। एक और तो माँ जी अपनी अमीर बहू रुचि रूपाली पर प्यार दुलार दिखाती रहती हैं, और वहीं दूसरी ओर हम तीनों बहू को दुत्कारती रहती हैं। हमारे साथ ऐसा दोहरा बर्ताव इसलिए क्योंकि हम गरीब घर से आई हैं। क्यों ना हम तीनों बहुएं भी मेहंदी लगाना शुरू करें, इससे हम अपने पैरों पर निर्भर हो सकती हैं। तब हम तीनों को ताने बाने नहीं सुनने पड़ेंगे और अपने शौक भी नहीं मारने पड़ेंगे। ख्याल तो उम्दा है, आज रात के खाने के वक्त माँ जी से इस बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर में सांझ की बेला बीतने के साथ अंधेरा घिराता है। तीनों बहू खाना पकाकर टेबल पर परोसती हैं। तभी लता की अमीर बहुएं भी कांधे पर बैग टांगे घर में पधार पड़ती हैं। अरे आओ आओ मेरी मेहनती बहुओं, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें ही याद कर रही थी। अरे तुम तीनों टुकर टुकर ताकती ही रहोगी या मेरी दोनों बहुओं के खाने की थाली भी लगाओगी? जी जी जी, जी माँ जी। कावेरी झटपट से खाने की थाली लगा देती है और झिझकते हुए कहती है, माँ जी हम तीनों आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बको। घर का काम काज निपटाने के बाद हम तीनों खाली बैठी रहती हैं, तो हम तीनों क्यों ना मेहंदी लगाने का काम शुरू करें? यह सुनकर रुचि और रूपाली ठहाके मार कर हंसती हुई उनका ठट्ठा उड़ाते हुए कहती हैं, तुम तीनों बहनें न चूल्हा चौका करते हुए ज्यादा जचती हो। ये मेहंदी लगाने का ख्याल ना अपने मन से निकाल दो। पता चले मेहंदी की आड़ में लोगों के हाथ पर जाने कौन सी लीपा पोती करती फिरो। कहते हैं ना, कभी कभी करीबियों से मिले ताने हर बार के हार के बाद जीते हुए उस ताज के जैसा ठहरता है, जिसकी छाप और छवि हमेशा के लिए जमाने में छा जाती है। रुचि और रूपाली के मजाक को तीनों बहुओं ने शर्त के रूप में स्वीकार किया और बाजार से मेहंदी की बुक मोल लेकर कोशिश करने लगी। वह तीनों एक दूसरे की हथेलियों पर मेहंदी लगाती उनके हाथों का हुनर निखरने लगा कि बाद में गांव की औरतों को मेहंदी लगाने लगी और रंजना उनके घर आती है। अरे कावेरी, जरा मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो, आज शादी में जाना है और बगैर मेहंदी के सोनी हथेलियां शादी में शोभती नहीं है। अरे क्यों नहीं रंजना भाभी, बैठिए। कृष्णा तुम एक काम करो, रजनी भाभी की दूसरी हथेली पर तुम मेहंदी लगा दो। ठीक है जीजी। रचना और कावेरी ने कुछ ही देर में रंजना के हथेलियों को मेहंदी से भर दिया, जिसे देखकर रचना की आंखें चमक उठी और वह बोल पड़ी, क्या बात है, तुमने तो मिनटों में मेरी दोनों हथेलियों की मेहंदी से भर दिया और कितनी बारीकी से मेहंदी के बेल बूटे लगाए हैं तुमने। कावेरी, मेरे बटुए में 100 रुपए होंगे, उसे अपने पास रख लो।
रंजना को मेहंदी लगाकर गरीब बहुओं ने पहली कमाई पाई। रंजना ने उनके बेहतरीन मेहंदी लगाने की बड़ाई पूरे गांव भर में फैला दी। अब तीनों बहुओं की मेहंदी गांव की औरतों के आकर्षण का केंद्र बन गई और वह भी मेहंदी लगवाने उनके पास आ पहुंची। कावेरी, मानवी, रचना, देखो मैं कितने ग्राहक तुम्हारे पास बटोर ले आई, अब लगाती रहो मेहंदी। अरे मुझे भी भर भर हथेलियों की मेहंदी लगाना, काहे कि हमरे सजनवा को हमरी हथेलियां मेहंदी में सजी हुई बहुत पसंद है। अरे फिक्र मत करो रमिया बहन, आपकी हथेलियों पर ऐसी मेहंदी रचाऊंगी कि महीने तक रंगत बरकरार रहेगी। तीनों गरीब बहुएं अपनी मेहंदी के आकर्षण बेल बूटों के लिए सुर्खियों में छा जाती हैं। दूसरी तरफ रिचा और रूपाली की मेहंदी की कमाई घटती चली जाती है। रूपाली, ये मेहंदी का फंक्शन हम दोनों के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हाँ, क्योंकि मुद्दतों बाद रॉयल फैमिली में मेहंदी लगाने का मौका जो मिला है। जैसे ही रिचा और रूपाली रॉयल मेहंदी फंक्शन में पहुंचती हैं तो अपनी तीनों गरीब देवरानी को देखकर गुस्से से तिलमिला उठती हैं। तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। मिस न्यासा, इस मेहंदी फंक्शन के लिए पहले ही आपने हम दोनों बहू को बुक किया था। आप जानती भी हैं ये तीनों प्रोफेशनल मेहंदी डिजाइनर नहीं है। ये अपने टुच्ची मेहंदी से आपके हाथ की जात बदल देंगी। हम दोनों बहू प्रॉपरली प्रोफेशनल मेहंदी डिजाइनर हैं। मिसेस रूपाली गांगुली, शायद आप दोनों को अपने हाथों के हुनर पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, मगर कला अमीरी गरीबी देखकर इंसानों में नहीं उभरती, बल्कि जो कला की कदर करता है यह उसके कदम चूमती है। आप दोनों की मिलावटी मेहंदी की प्रॉपर लिस्ट पड़ी है मेरे पास। ज्यादा कमाई करने की होड़ में तुम लालची औरत ने ब्राइडल्स को मिलावटी मेहंदी लगाया है। उनमें से एक मेरी कजिन थी। सच्चाई पकड़ी जाने पर दोनों बहुएं बेहद शर्मसार होती हैं, जिसके बाद कोई भी उनसे कभी मेहंदी नहीं लगवाता। उनके बदले अब हर एक जन तीनों गरीब बहुओं से मेहंदी लगवाया करता। जेठानी जी, जो बीत गया उसे सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। जो हुआ उसे बिसार कर नए सिरे से हमारे साथ मेहंदी लगाइए। हाँ जेठानी जी, इस बार हम पांचों बहू एक साथ मेहंदी लगाने का काम शुरू करते हैं। हमने हमेशा तुम तीनों को हिम्मत को तोड़ा, बावजूद इसके तुम हमारे इस बुरे सफर में हमारे साथ खड़ी हो। अब हम पूरी खराई से मेहंदी लगाएंगी, बिना किसी मिलावट के, और सबसे पहले अपने स्वभाव को तुम्हारे जैसा उभारने की कोशिश करेंगी। इस तरह तीनों गरीब बहुओं का बढ़ाया हुआ हाथ अमीर बहू को बदलाव का मौका देती है, जिसके बाद वह लोभ रहित स्वभाव से मेहंदी लगाने लगती हैं, क्योंकि मेहनत का कमाया 1 रुपया छल और झूठ की कमाई से बढ़कर है। इसलिए साथियों, कभी किसी को खुद से छोटा और कमजोर आंकने की भूल ना करें। भूतिया डोली और अर्थी का मिलन। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं होता। रात के सन्नाटे में ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। आसमान में भी चारों तरफ काले बादल घिरे होते हैं। ऐसी काली रात में एक भूतिया डोली गांव से निकलकर जा रही होती है, जिसमें एक बहुत भयानक चुड़ैल बैठी होती है। वह डोली में बैठी हुई एक गाना गाती है। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझसे अब भी प्यार करती हूँ। चुड़ैल गाना गाकर अपने प्रेमी को याद करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की भूतिया डोली गांव की पुलिया के पास आकर रुकती है, पुलिया के एक किनारे चुड़ैल की डोली होती है, तो दूसरी तरफ पुलिया के किनारे एक अर्थी खड़ी होती है। उस अर्थी के ऊपर एक लड़का मरा हुआ लेटा होता है, जिसके अंदर से आत्मा निकलती है और वह एक गाना गाने लगती है। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा नहीं वो हासिल हो गए, चाहूँ और क्या कि खुदा दे अब मुझे। भूत के गाने को सुनते ही चुड़ैल अपनी डोली से निकलकर बाहर खड़ी होती है और पुलिया के दूसरे किनारे पर उस अर्थी से निकले भूत की आत्मा को देखकर रोने लगती है। जिसके बाद चुड़ैल रोते हुए कहती है, प्रियतम, क्या ये सच में तुम हो? हाँ प्रियतम, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा आशिक। देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, क्या इस दुनिया में ऐसा अजूबा भी हो सकता है? जब मोहब्बत सच्ची हो तो सब कुछ हो सकता है। पुलिया के एक किनारे से चुड़ैल चलकर आ रही होती है, तो दूसरे किनारे से भूत चलकर आ रहा होता है। देखते ही देखते दोनों पुलिया के बीचों बीच खड़े होकर मिलते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद दोनों ही रोने लगते हैं। इस दुनिया वालों ने हम दोनों को मिलने नहीं दिया, लेकिन ऊपर वाले का रहम देखो, हम दोनों मरने के बाद भी मिले हैं। हाँ, भगवान ने हमें मिला दिया। अब हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे और ये दुनिया हमें कभी जुदा नहीं कर सकते। एक तरफ से किनारे से भूतिया डोली में से चुड़ैल निकल कर आती है, तो दूसरी तरफ एक अर्थी से एक लड़के की आत्मा
आखिर उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह दोनों मरने के बाद मिले। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रतापगढ़ के गांव में एक भानु प्रताप नाम का आदमी रहता था। भानु प्रताप राजा महाराजाओं की पीढ़ी से चलता आ रहा था, जिसकी वजह से पूरे गांव में भानु प्रताप का अच्छा खासा दबदबा था। उसकी आवाज के आगे गांव के किसी भी आदमी की आवाज नहीं निकलती थी। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप की हवेली में मोहिनी नाम की नौकरानी खाना बनाने का काम करती थी। वह बहुत सुंदर थी और गांव के सभी लोगों की नजर उसके ऊपर थी, लेकिन भानु प्रताप उसे एक बेटी की तरह मानता था। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप का सिर्फ इकलौता बेटा था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग आज ही अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। हेलो डैड, कैसे हो आप? काफी दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप आज भी पहले की ही तरह जवान हो। अरे बेटा, जब इस उम्र में अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाऊंगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा और तुम 1 घंटा लेट कैसे आए हो? अरे डैड, मेरी फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे लिए मेरी पसंद का कुछ बनवाया है या नहीं? मेरा बेटा विदेश से आए और मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना ना बनवाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? अरे मोहिनी, बेटा जरा खाने की टेबल पर खाना लगा दो। रसोई में से मोहिनी आवाज लगाती है, जी साहब, केवल 10 मिनट में खाने की टेबल तैयार हो जाएगी। अनुराग अपने डैड भानु प्रताप से बातें करते करते कुछ ही देर में खाने की टेबल पर पहुंच जाता है, जहां खाने की टेबल पर अनुराग के पसंद की सभी चीजें मौजूद होती हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है और खाना शुरू करता है। खाना खाते खाते वो कहता है, लाजवाब, इस खाने का स्वाद तो हाँ बिल्कुल अलग है। जिसने इसको बनाया है उसने मेरी पसंद की डिशेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। आहा, आखिर ये सब किसने बनाया है? तभी भानु प्रताप मोहिनी को बुलाता है। मोहिनी जैसे ही अनुराग के सामने आती है, अनुराग उसे अपनी निगाहें भरकर देखता रह जाता है। तभी उसके मुंह से कुछ निकलता है, क्या खूबसूरती है। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं डैड, अब पता चला कि इस खाने के अंदर इतनी अलग बात क्यों है, क्योंकि इसे बनाने वाला ही सबसे हटके है। अनुराग को मोहिनी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसके हाथों का बना हुआ खाना खाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे अनुराग हमेशा मोहिनी के करीब आने की कोशिश करता, लेकिन मोहिनी उसे अपने करीब आने नहीं देती। एक दिन मोहिनी खाना बनाकर शाम के वक्त अपने घर की तरफ लौट रही होती है। उसी समय अनुराग उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह जंगल तक पहुँच जाता है। जंगल में उसे कोई नहीं दिखता, जिसका फायदा उठाकर वह मोहिनी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जितने भी करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझसे दूर भागती हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? अनुराग की बात सुनकर मोहिनी परेशान हो जाती है और कहती है, छोटे ठाकुर जी, मैं आपको नापसंद करने वाली होती ही कौन हूँ? अरे आप तो ठाकुर साहब के बेटे हो, आपको नापसंद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, आपका मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आपको कभी अपने करीब नहीं आने देती। अरे ये सब फालतू की बातें हैं। गरीब अमीर कुछ नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी बनना चाहोगी? मोहिनी कई बार अनुराग को इनकार करती है, लेकिन अनुराग उसे मना लेता है। देखते ही देखते दोनों में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। इस बात की खबर भानु प्रताप का चमचा उसे जाकर दे देता है। ठाकुर साहब, आपके घर खाना बनाने वाली लड़की आपके बेटे के ऊपर डोरे डाल रही है और आपको इस बात की कानो कान खबर भी नहीं है। क्या कहा? मोहिनी मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डाल रही है? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन्हें छुप छुप कर मिलते हुए। इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी औकात कि ये मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डालेगी? इसे तो मैं जीने भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही भानु प्रताप बहुत गुस्से में आ जाता है। एक तरफ भानु प्रताप मोहिनी को मारने के लिए बंदूक उठाकर घर से निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ अनुराग अपने पिता भानु प्रताप से छुपकर मोहिनी से शादी करने के लिए उसे डोली में बिठाकर मंदिर में ले जाता है। लेकिन तभी भानु प्रताप उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे कहता है, मेरे जीते जी ये लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मोहिनी के बिना नहीं जी सकता। नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। इतना कहते ही भानु प्रताप मोहिनी को डोली से बाहर निकालता है और उसको गोली मार देता है। मोहिनी वहीं मर जाती है, जिसके बाद भानु प्रताप अपने बेटे को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या किया? पिताजी, दरवाजा खोलो। पिताजी, उसको तो तुमने मार दिया, अब मुझे भी मार दो। अनुराग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पाता, जिसके बाद अनुराग कमरे में ही फांसी लगाकर मर जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भानु प्रताप अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा था, लेकिन तुमने तो इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। भानु प्रताप को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अर्थी लेकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वह शमशान घाट पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय चुड़ैल मोहिनी की भूतिया डोली पहुंच जाती है।
जिसके बाद वह सबसे पहले अनुराग के पिता भानु प्रताप को मारती है और साथ ही साथ अर्थी में मौजूद सभी लोगों को मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल भूत के साथ वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। 2 बहुओं के 3 नशेड़ीबाज देवर। गीता और सरिता घर में खाना बना रही होती हैं। तभी उसके तीनों नशेड़ी देवर शराब पीकर घर में आते हैं और नशे में डगमगाते हुए कहते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने का। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ओए दारू वाले कीड़ो, थोड़ा संभल कर। अगर भाभीियों ने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी अचानक से करण के हाथ से कांच का फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरे घर में कांच के टूटने की आवाज आती है, जिसकी आवाज से गीता और बबीता की आंखें खुल जाती हैं। लगता है ये लोग फिर से शराब पी कर आ गए। अजी सुनते हो, जरा उठो और देखो तुम्हारे भाइयों को। अरे यार मुझे सोने दो, मुझे ऑफिस जाना है। सुबह सुबह ये तो रोजाना का ही ड्रामा होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बबीता अपने पति से कहती है, अजी उठो और अपने नशेड़ी भाइयों को संभालो। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये तीनों रोजाना शराब पीकर घर आते हैं। बबीता के उठाने पर भी कैलाश उसकी एक नहीं सुनता और चुपचाप सोता रहता है, जिसके बाद गीता और बबीता दोनों अपने तीनों नशेड़ी देवरों के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं, आज फिर से तुम तीनों शराब पीकर आए हो? अरे थोड़ी तो शर्म करो, रोज रोज शराब पीकर तुम्हें क्या मिलता है? आज किसका बहाना लगाओगे? हाँ हाँ कह दो, आज भी किसी यार दोस्त की पार्टी होगी, है ना, जिसने तुम्हें पार्टी में इतनी सारी शराब पिला दी। अरे भाभी जी, ये दारू बनाई ऐसी चीज है कि इसे कोई मना नहीं कर सकता। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे अर्जुन जी, आपको ऐसा कौन सा गम लग गया जिसके गम में आप शराब पीते हो? अरे भाभी जी, जिंदगी में गम ही तो हैं जिन्हें जितना भूलने की कोशिश करो उतना ही याद आते हैं। एक तरफ गर्लफ्रेंड का गम तो दूसरी तरफ बेरोजगारी का गम, तीसरी तरफ घर के ताने सुनने का गम। और गम सुनना चाहोगी? अरे नहीं नहीं, बस करो, इतना ही काफी है आज के लिए। गीता और बबीता दोनों मिलकर एक एक करके अपने तीनों नशेड़ी देवरों को उनके कमरों में छोड़ने जाती हैं, जिसके बाद वह अपने देवरों को सुलाने के बाद खुद सोने चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वह दोनों अपनी सास के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, अरे माँ जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आपके तीनों बेटे इतने बिगड़े हुए हैं कि रात भर शराब पी कर आते हैं और फिर यहाँ से वहाँ उल्टियाँ करते हैं। हे भगवान बाबू, अब मैं क्या करूँ? कितनी बार तो मैंने इन तीनों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते। इन्हें तो भगवान ही सुधारे अब। लेकिन माँ जी, हम थोड़ी अपने देवरों की उल्टियाँ साफ करती रहेंगी? अरे इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है, जहाँ मर्जी उल्टियाँ कर देते हैं शराब पीने के बाद। जरा इन तीनों को उठने तो दो, मैं आज उनकी खैर खबर लेती हूँ। उर्मिला जोर जोर से अपने तीनों नशेड़ी बेटों को आवाज लगाने लगती है, अरे कमबख्त, अरे ओ नालायकों, सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम हो कि अभी तक सो रहे हो? अरे बेशर्म निकम्मो, उठ जाओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर भी वह तीनों ढीठ बने सोते रहते हैं। ये तीनों ऐसे नहीं उठेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उर्मिला एक डंडा उठाती है, जिसके बाद वह बारी बारी से अपने तीनों बेटों के कमरे में जाती है और एक एक करके अपने तीनों नशेड़ी बेटों को डंडे से मारना शुरू कर देती है। ये सब देखकर गीता और बबीता आपस में हंसते हुए बात करने लगती हैं। अब आया ना मजा, आखिर अब इन्हें असली मजा आएगा जब यह डंडे की मार सहन करेंगे। अरे बिल्कुल, माँ जी ने सही किया, इन्हें तो ऐसे ही डंडे से धुलाई करनी चाहिए। उर्मिला अपने तीनों बेटों को पीटती है, जिसके बाद वह नींद से उठकर अपनी माँ के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ बस करो, अब क्या हमारी जान ही निकाल कर रहोगी? ए माँ, यह सुबह सुबह कौन सी चांडालनी तेरे ऊपर चढ़ गई है जो तूने हमारी सुबह सुबह ही दूध पूजा उतार दी? अरे नालायकों, मैं अपनी बहुओं को तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ, और तुमने ये रोज रोज शराब पीना कैसे सीख लिया? कौन तुम्हें रोज शराब पिलाता है? अरे माँ, वो दोस्तों ने जबरदस्ती। हाँ हाँ,
कहो कहो कि दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। मैं तुम्हारे सभी बहाने से थक चुकी हूँ। अगर तुम शराब के नशे में घर पर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद गीता और बबीता दोनों रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ करण, अर्जुन और रुद्र आपस में बात करने लगते हैं। ये सब हमारी भाभीियों का किया धरा है। अगर वो हमारी शिकायत न लगाती तो माँ हमारी इतनी धुलाई न करती। अब हमें अपनी भाभीियों को अच्छा सबक सिखाना होगा, नहीं तो वो हमारी शिकायत रोजाना ऐसे ही करेंगी। देखो, वो हमारी भाभी हैं, हमें उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। यह बात भी ठीक है। जब से दोनों भाभी आई हैं, हमारी शराब पर तो बैन लग गया है। अर्जुन, करण और रुद्र तीनों भाई शराब पीने से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर मैं शराब पीकर आते तो उन दोनों की भाभियां उनकी शिकायत उनके बड़े भाई और उनकी माँ से लगा देती, जिसके चलते उन्हें रोज रोज गालियां सुननी पड़ जाती। एक दिन करण के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरी बात सुनो, क्यों ना हम अपनी दोनों भाभीियों और भाइयों को और साथ में अपनी माँ को एक ट्रिप पर भेज दें। फिर वो कुछ दिनों तक बाहर रहेंगे और हम घर में बहुत सारी मस्तियां करेंगे। अरे हाँ, यह भी तो सही है। उनके जाते ही हम बहुत सारी शराब लेकर आएंगे और खूब सारी शराब पिएंगे। एक काम करता हूँ, उन्हें मनाली का पैकेज दिलवा देता हूँ। कम से कम 1 से 2 हफ्ते तो बाहर ही रहेंगे। वह तीनों ऐसा सोचकर अपने भाइयों को मनाली का पैकेज दे देते हैं। अपनी भाभीियों के साथ साथ वह अपनी माँ को भी बाहर घूमने के लिए भेज देते हैं, जिसके बाद वह तीनों मिलकर घर में खूब सारी शराब लेकर आते हैं और चारों तरफ शराब की बोतलें ही नजर आ रही होती हैं। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा, आज तो मजा ही आ गया। घर के सभी लोग बाहर घूमने गए हैं और हम यहाँ धूम मचाले करेंगे। हाँ भाई, देरी मत कर, जल्दी से बोतल खोल। 2 हफ्ते के लिए गीता और बबीता अपने पति और अपनी सास के साथ बाहर घूमने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 हफ्ते तक करण, अर्जुन और रुद्र तीनों इतनी शराब पीते हैं कि उन्हें सुबह से शाम तक होश ही नहीं रहता। जैसे ही 2 हफ्ते बाद गीता और बबीता ट्रिप से वापस घर लौटी तो वह घर की हालत देखकर हैरान रह जाती हैं। देखा ना जी आपने, इन्होंने हमारे जाने का कितना फायदा उठाया है। घर की हालत तो देखो, ये भगवान, पूरा घर अपवित्र हो गया है। चारों तरफ शराब की बोतलें ही नजर आ रही हैं। हे भगवान, घर की हालत क्या कर दी है हमारे देवरों ने। आज इन तीनों की खैर नहीं, आज मैं इन्हें मार मार कर इनका भूत उतार दूंगी। तभी घर का टेलीफोन बजता है, जिसके बाद बबीता टेलीफोन उठाती है। टेलीफोन की दूसरी तरफ एक नर्स कहती है, ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से आपके तीनों देवरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। आप तुरंत हॉस्पिटल में आ जाइए। यह सुनते ही बबीता रोने लगती है और रोते हुए अपनी सास और गीता को फोन पर हुई सभी बात के बारे में बताती है, जिसके बाद वह तीनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हे भगवान, देखो जरा, शराब की वजह से उन्होंने अपनी हालत क्या कर रखी है। हम लोगों ने कितना समझाया था, लेकिन इन्हें तो बिल्कुल भी हमारी बात समझ नहीं आई। अब अपनी गलती की सजा भोग रहे हैं। उन तीनों के लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ना वह कुछ खा पाते ना कुछ पी पाते, जिसके चलते गीता और बबीता दोनों हॉस्पिटल में अपने तीनों देवरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। कुछ ही समय में उन तीनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। गीता और बबीता उन्हें वापस घर ले आती हैं और घर लाने के बाद भी उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। एक दिन वह तीनों ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद गीता और बबीता एक दारू की बोतल लेकर आती हैं और बैठकर दारू की बोतल खोलते हुए कहती हैं, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मैं तो दारू पीना चाहती हूँ। अरे अरे, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ पीऊंगी। उन्हें इस तरह देख वे तीनों दारू की बोतल उठाते हैं और उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो अपनी भाभियों से कहते हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमने जो गलती की है अब कभी मत कीजिएगा। आज के बाद कभी भी हम दारू को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं तो शराब देखना भी नहीं चाहता, मेरी नजरों से शराब को दूर कर दो। उन तीनों को उन तीनों की गलतियों का सबक मिलते हुए देख गीता और बबीता को बहुत शांति मिलती है, जिसके बाद से वह अपने तीनों देवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। बांझ बहू का नसीब। भगवती देवी जैसे ही अपने कमरे के भीतर से निकलती है तो वृंदा कहती है, क्या बात है सासू माँ, आज इतनी साज सज्जा, आप कहीं बाहर जा रही हैं? इस पर भगवती देवी बुरा बेबाक मुंह बनाकर
वृंदा के बाल पकड़कर उस पर बांझपन के तानों की बौछार करते हुए कहती है। बेड़ा गर्क को इस बांझ का। क्यों री बांझ पाखेरू, बिना मनहूस जुबान चलाए तुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छे खासे काम में भी बाधा डालना तो तुझ बांझन की पुरानी आदत है। शोरगुल सुनकर वहां भगवती देवी का बेटा कौशल आता है। क्या बात है माँ, ये शोर शराबा कैसा है? क्या बताऊं कौशल बेटा, मैं कमला की बहू बिपाशा की गोद भराई में जा रही थी, उतने में ये बांझ बला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अभी सास के बुरे ताने बंद भी नहीं हुए थे कि कौशल भी वृंदा को बुरी बातें सुनाना शुरू कर देता है। अरे ये बांझ हमारे घर के लिए कलंक बन गई है। इसका चेहरा देखकर बनता काम भी बिगड़ जाता है। 10 साल हो गई शादी को, मगर एक बच्चा तक न दे सकी। दफ्तर में मैनेजर से लेकर कलीग साथ मिलकर मेरा मजाक बनाते हैं, पूछते रहते हैं कब बनेगा बाप। अरे इसके बाद की आई सभी की बहुएं बच्चा जन चुकी है, मगर इस बांझ की बला से हमारा ही घर सालों से सूना है। माँ जी, मेरे नसीब में माँ बनने का सुख भोगना नहीं लिखा तो इसमें मेरा क्या दोष? आप दोनों भली भांति जानते हो कि कमी केवल मुझ में ही नहीं, कौशल जी में भी मौजूद है। ये सुनकर कौशल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है, बहुत जुबान चलने लगी है इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे। कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। कमीनी, तू कहना क्या चाहती है कि मेरी मर्दानगी में कमी होने के कारण मैं बाप नहीं बन पा रहा? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। कौशल अपने बेल्ट से वृंदा को खूब मारता पीटता है। उसके लाख करहाने पर भी भगवती आगे बढ़कर उसे बचाने के बजाय अपने मुंह से अंगारे बरसते हुए कहती है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे। कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। वृंदा के लिए ये सब सहना पहली बार नहीं था, बल्कि ये अत्याचार बरसों से चला आ रहा था। वो बांझपन के कारण कभी पति के हाथों पिटती तो कभी सास का सताव सहती। समय गुजर रहा था। एक सांझ घर का टेलीफोन बजता है। वृंदा जैसे ही फोन उठाती है तो उसे दुखद समाचार सुनने को मिलता है। देखिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर माथुर बात कर रहा हूँ। आपकी रिश्तेदार मिसेस बानी बुरी हालत में है, इस अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर वृंदा के हाथ से फोन छूट जाता है और भगवती कहती है, अरे मेरी मनहूस बहू, यूं अचानक स्तब्ध क्यों हो गई? कौन था फोन पर, बकेगी भी? माँ जी, बानी जी अस्पताल में भर्ती है, हमें फौरन वहाँ पहुँचना होगा। सभी दौड़ते भागते हुए अस्पताल आते हैं, जहाँ आईसीयू बिछोने पर पड़ी बानी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? माँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। वृंदा भाभी, जल्दी से यहाँ आओ। वृंदा उसके पास आकर कहती है, बानी जीजी, फिक्र मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इन बातों का कोई फायदा नहीं भाभी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने बेटे गोपाल की जिम्मेवारी आपको सौंप रही हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखना। वादा करो भाभी। हाँ जी, मैं वादा करती हूँ। अगले ही पल बानी वृंदा को वचनबद्ध करके दम तोड़ देती है। वृंदा गोपाल को गोद में थामे घर आती है, जहाँ भगवती कहती है, अरे ओ बांझ बला, किसने कहा था तुझे अस्पताल में अपनी मनहूस जुबान चलाने को? मैं मेरी बेटी की आखिरी निशानी को तुझ बांझिन के भरोसे नहीं सौंप सकती। अरे जिसकी खुद की गोद बरसों से सूनी है, क्या पता उसके आंचल की छांव इस दुध मुहे बच्चे के लिए अभिशाप बन जाए और कहीं इसकी बिना सांसें छिन जाएं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मरते वक्त मैंने बानी जीजी को वादा किया था कि गोपाल का ख्याल रखूंगी। मुझे माँ बनकर इसे पालने का एक मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं तुझ बांझ को अगले 1 महीने का मौका देती हूँ। वृंदा घर का कामकाज निपटाकर जैसे ही सोने चलती है, 6 माह का गोपाल जोर शोर के साथ रोना शुरू कर देता है। वृंदा उसे गोद में उठाकर चुप कराती है। ना मुन्ना, ना रो, चुप हो जा, मेरा राज दुलारा, चुप हो जा। वृंदा की लाख कोशिशों के बावजूद भी गोपाल चुप होने की बजाय सिसकियां पकड़ लेता है। इस पर कौशल और भगवती भी जाग उठते हैं। अरे क्यों रुला रही है मेरे नाती को? बच्चा जना होता तब तो अता पता होता कि बच्चा कैसे चुप होगा, बांझ बला कहीं की। इसके बाद कौशल और भगवती भी बारी बारी से गोपाल को चुप कराने की कोशिश करते हैं। तभी वृंदा गोपाल के प्यास को भांप कर कहती है, शायद गोपाल प्यासा है। अरे बौरा गई हो क्या? 6 महीने का बच्चा भला पानी कब से मांगने लगा? माँ जी, गोपाल 6 महीने का पड़ाव पार कर चुका है। मैंने अस्पताल के चार्ट में पढ़ा था कि 6 माह के बच्चे को दुग्ध पान के साथ जलपान कराना भी जरूरी है।
वृंदा जैसे ही गोपाल को प्यार से पुचकारते हुए पानी पिलाती है, गोपाल उसी पल चिन सो जाता है और वृंदा कहती है, देखा माँ जी। अरे हाँ, अब अपनी इस बात का बखान करना बंद कर। भूल मत, तू बांझ है, बड़ा ही कोई तीर नहीं मार लिया। गुजरते हर एक दिन के साथ एक सप्ताह का पड़ाव पार हो जाता है, जिसके साथ गोपाल के प्रति वृंदा का लगाव माँ से बढ़कर हो जाता है। वो प्रत्येक रात गोपाल के जागने के कारक उसके संग रात जगा करती है और सूर्यास्त से पहले उठकर घर का कामकाज किया करती। काम से फुर्सत पाते ही वृंदा गोपाल के साथ समय बिताया करती थी। अब माँ अपने गोपाल की पहले मालिश करेंगी, फिर उसको नहाई नहाई कराएंगी। भगवती बाहर खड़ी खिड़की से झांकते हुए कहती है, इसके गोदी में गोपाल कितने सुकून में दिख रहा है। अभी तो गोपाल की माँ बनकर सेवा सहाय करते सप्ताह भर ही बीता है और इतने में ही मेरी ये बांझ बहू सूखकर कांटा हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक रोज गोपाल की तबीयत पर बनाती है। सभी उसे लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए, माँ का दूध मुहैया न होने की वजह से बच्चे को अंदरूनी कमजोरी है। आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। जैसे ही वृंदा गोपाल को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, भगवती भड़कते हुए कहती है, दूर कर अपने इस मनहूस हाथों को। तुझ बांझ के साय से ही आज गोपाल का ये हश्र हुआ है। बांझिन ममता की झूठी आड़ में तू मेरे गोपाल को मारना चाहती है। सभी घर आते हैं, मगर गोपाल चुप होने का नाम नहीं लेता। पर जैसे ही वृंदा उसे अपनी गोदी में लेती है, गोपाल आंखें मूंदकर सुकून से सो जाता है। निस दिन वृंदा गोपाल की सेहत के लिए हर एक तप व्रत करती है। ऐसा कोई मंदिर और मूर्त नहीं बचा था जिसे उस बांझ बहू ने पूजा न था। शायद उसका फल था कि गोपाल आज एकदम स्वस्थ हो गया। अब गोपाल एकदम फिट एंड फाइन है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मुझे नहीं, इसकी माँ को कहिए माता जी। बहू, माँ होकर भी मैं तेरी ममता को देख ना सकी। हमेशा तुझे बांझ का बुरा ताना देकर तेरे मन को भेदती रही, मगर ये भूल गई कि पालने वाले का दर्जा जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होता है। देवकी ने कान्हा जी को जन्म दिया, मगर कहलाते तो कान्हा यशोदा नंदन ही है। हाँ वृंदा, अगर बानी भी जिंदा होती तो वो भी गोपाल का इस कदर ध्यान न रख पाती। माँ जी, कौशल जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज आपका नजरिया बदल गया। अब मेरे माथे पर लगा बांझ का कलंक मिट गया। वृंदा ने भले गोपाल को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, मगर गोपाल के प्रति उसका प्यार परवान चढ़ता देख भगवती को ये एहसास हो ही गया कि कभी कभी खून के रिश्ते भी दिल के रिश्ते के आगे फीके पड़ जाते हैं।